Hello everyone, Jai Hind to all of you. So today we will start our CDS 45 days crash course 2023-2. We will start from polity, जिसमें से आपके आएंगे अप्रोक्स 20 क्वेश्चन एंड आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि आप सारे के सारे अटेम्प्ट करके आओ। तो उसके लिए आपको रेगुलरिटी बनाए रखनी है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा। अभी लास्ट हमारे पास 45 डेज रिमेनिंग, ये ध्यान रखना है। अभी संडे की छुट्टी मनाने का टाइम गया, डेली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, प्रीएम्बल और बाकी जो भी रूल्स एंड एक्ट थे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा फ्रेम किया गया, जो कि 1947 में बनाई गई थी इसी पर्पज के लिए। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया 26 जनवरी 1950। लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस, फीचर्स जो हैं वो ब्रिटिश टाइम से ही देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें तो 1765 में कंपनी और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड के बीच एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल एम्परर से दीवानी राइट ले ली है ना। ये आपको सिर्फ बैकग्राउंड का एक ओवरव्यू देने के लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आराम से सुन लेना है ना। इसमें नोट करने जैसा अभी फिलहाल कुछ नहीं है। तो दीवानी राइट में क्या हुआ, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, तीन प्रोविंस के इनको दीवानी राइट मिल गए। दीवानी राइट मीन्स रेवेन्यू, कलेक्शन जैसी चीजें, और सिविल जस्टिस। हाँ, सिविल जस्टिस, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गई। तो 1765 से 1773 तक चीजें अपना नॉर्मल चलती रही। लेकिन 1773 में क्या हुआ, इनको एक एक्ट लाना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होने लगी डे टू डे बिजनेस में, है ना। देखिए, सबसे पहले पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि इन्होंने दो टाइम पीरियड में डिवाइड करते हैं इसको, 1773 से 1947 तक। द फर्स्ट इज कंपनी रूल, जब टोटली चीजें ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में थी। एंड द सेकंड इज क्राउन रूल, जब सारी चीजें, मैक्सिमम चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर चली गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं क्राउन रूल। क्राउन रूल मीन्स हर मैजेस्टी, क्वीन का डायरेक्ट रूल हो गया। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए, इस एक्ट में क्या हुआ, जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, है ना। आपको याद रखना है कि जर्नल वर्ड ऐड कर दिया गया गवर्नर के साथ। और जो दो प्रोविंस थे, बॉम्बे एंड मद्रास, उनको बंगाल के सबऑर्डिनेट बना दिया गया। प्राइवेट बिजनेस खत्म कर दिया गया, प्राइवेट ट्रेड मीन्स, है ना। नो टैक्स, सॉरी, नो गिफ्ट फ्रॉम नेटिव्स, इंडियन से आप कोई गिफ्ट नहीं ले सकते। ये सब हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज के लिए, है ना।
रेगुलेटिंग एक्ट उन्हीं पे अप्लाई होगा ना, क्योंकि गवर्नेंस को एक सही तरीके से चलाने के लिए रूल एंड रेगुलेशन की जरूरत होती है। तो वो रूल एंड रेगुलेशन इन्होंने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में लाए, जिसमें इन्होंने कोशिश करी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये नुकसान हो रहा था उसको किसी तरह रिकवर करें। नुकसान मीन्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे और एम्प्लॉय थे, उन्होंने साइड बाय साइड अपने प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट कर दिए थे। उन्हें कंपनी से कोई फर्क नहीं था कि वो बेनिफिट उठा रही है कि लॉस में जा रही है, डजंट मैटर। उनको अपने प्राइवेट ट्रेड चल रहे थे और कुछ इंडियंस के नाम पे चल रहे थे, और इंडियंस से जो बेनिफिट वो लेते थे उसको गिफ्ट का नाम दे देते थे। तो इस चीज से बचने के लिए गिफ्ट नॉट अलाउड और प्राइवेट ट्रेड नॉट अलाउड। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बनाए गए, सबसे पहले बने हमारे वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट। इसी टाइम पे क्या हुआ, एक स्टेब्लिश किया गया सुप्रीम कोर्ट 1774 में कलकत्ता में, जिसमें 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जज। तो इसमें आपको सिर्फ ये 3-4 बातें याद रखनी है। नो गिफ्ट नो ट्रेड, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड बॉम्बे एंड मद्रास बना दिए गए सबऑर्डिनेट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंट। देखिए बंगाल सेंटर वाला था और ये प्रोविजनल वाले थे, तो इनको इनके सबऑर्डिनेट बना दिया गया। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले की, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया 1784 में। उनका नाम था विलियम पिट्स, विलियम पिट। उनके नाम पे ये एक्ट लाया गया जिसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, देखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट दैट मीन्स जो गलतियां या सुधार करने की जरूरत इसमें इन्हें महसूस हुई 1773 में। देखिए पहला रेगुलेटिंग एक्ट था, कुछ गलतियां हुई, उन चीज़ों को सही करने के लिए 1784 में ये एक और एक्ट ले गए जिसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें इन्होंने क्या किया, एक बोर्ड बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किनके ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनके ऊपर बना दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ताकि इन पे एक तरह से थोड़ी सी कंडीशन और बाउंडेशन बनाई जा सके। ये बोर्ड रिपोर्ट करता था ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था इसके 2 फंक्शन थे। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो इंडिया के सारे पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगा, एंड द सेकंड इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कमर्शियल अफेयर्स देखेगा। इसमें क्या हुआ, इस एक्ट के दौरान फर्स्ट टाइम जो कंपनी की टेरिटरी थी, कंपनी दैट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ इंडिया ही हो, उनके जितने भी और अदर वर्ल्ड में टेरिटरीज थी वो सभी ब्रिटिश पोजीशन के अंदर बोली गई कि ये सभी ब्रिटिश पोजीशन है, क्योंकि बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी ओरिजिन तो ब्रिटिश साम्राज्य से ही थी ना। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ये आपको 2-4 बातें याद रखनी है। ठीक, नेक्स्ट की बात करें अगर चार्टर एक्ट 1813, देखिए नेक्स्ट लगा चार्टर एक्ट 1813 में। इसने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस का चार्टर चलता था उसको 20 साल के लिए रिन्यू कर दिया। 20 साल के लिए उनको और परमिशन नहीं दी गई कि अभी आप और 20 साल तक आराम से बिजनेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ कंडीशन भी लगा दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी के, जैसे ट्रेड मोनोपोली अबोलिश कर दी गई। इट अबोलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया। देखिए ट्रेड मोनोपोली से क्या मतलब है, मान लीजिए ये ए और बी 2 पर्सन है, बोथ आर फ्रॉम ब्रिटेन और ये अपना इंडिया, इन्हें यहाँ से बिजनेस करना है, लेकिन ये डायरेक्ट बिजनेस नहीं कर सकते थे 1813 चार्टर एक्ट आने से पहले तक, क्योंकि बीच में प्रॉपर मोनोपोली बनी हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। अगर इन्हें कुछ भी सामान खरीदना है, देखेंगे तो क्या ये खरीदना ही होता था,
तो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही खरीद सकते थे। लेकिन चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ, ये कंडीशन खत्म कर दी गई। अभी ये डायरेक्ट बिजनेस कर सकते थे, क्योंकि क्या होता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स या एम्प्लॉय थे, इंडिया से बिजनेस करके वो माला माल हो रहे थे, और माला माल होके वो इंडिया में तो रहते नहीं, अपना रिटायर हुए और अपने वापस देश चले गए। लंदन में जाके इन्होंने अपना बंगले वंगले खरीदे, किसी ने पार्लियामेंट में सीट खरीद ली, आराम से सही जिंदगी जी रहे थे। तो बाकी लोगों को भी लगा कि यार ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ही क्यों है, हमें क्यों नहीं है ये राइट। भाई अमीर होने का तो सबको मन करता है ना। तो उन्होंने पार्लियामेंट पे जोर दिया, पार्लियामेंट ने फिर ये एक्ट पास किया कि ट्रेड मोनोपोली इनकी खत्म करते हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की इतने सालों से बनाई हुई मेहनत, आखिर बनाई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना, जितने वॉर हुए, जितने भी इन्होंने अपने तिकड़मबाजी बिठा के उसको उससे लड़ा, उसको उससे लड़ा, बाकी जो भी चीज़ें हुई, तो इन्हें दो चीज़ों में एक्सेप्शन दे दिया गया। एक ट्रेड इन टी, कि आप चाय पे आपकी मोनोपोली रहेगी, और चाइना के साथ बिजनेस पे आपकी मोनोपोली रहेगी। इसके अलावा बाकी किसी चीज़ पे भी इनकी मोनोपोली नहीं थी, ख़त्म कर दी गई। और फर्स्ट टाइम क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया कि आप इंडिया में जाइए आराम से, कोई टेंशन नहीं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, है ना। प्रचार प्रसार तो क्या ही करेंगे, खूब कन्वर्ट कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के लिए चार्टर एक्ट रिन्यू किया गया था ना, तो कब आएंगे, चार्टर एक्ट 1833। 1833 में एक और चार्टर एक्ट लेकर आए, जिसमें क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे 1773 में, जर्नल वर्ड ऐड किया गया था ना, उसको अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है ना। बंगाल की बजाय इंडिया, कि आप कंप्लीट इंडिया के गवर्नर जनरल हो। एक तरह से ऑल इन ऑल बना दिया गया इनको इंडिया के लिए। इन्हीं के हाथ में सारी मिलिट्री और सिविल पावर्स दे दी गई। विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट, विलियम बेंटिक जो थे फर्स्ट थे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। ठीक, इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ, एक इंट्रोडक्शन किया गया ओपन कंपटीशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स 1833 में। ये इसको बोलते हैं चार्टर एक्ट 1833 को आप बोल सकते हैं कि ये फाइनल स्टेप था, फाइनल स्टेप टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ये फाइनल स्टेप था। इन्होंने, इसमें क्या हुआ, पूरी तरीके से ब्रिटिश इंडिया में अपना सेंट्रलाइज सिस्टम स्टेब्लिश कर दिया। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया कि अब आप आराम से बैठ के यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन देखो, बहुत बिजनेस कर लिया आपने, अब वो सब आराम से हम देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चार्टर एक्ट 1853 की। देखिए चार्टर एक्ट 1853 में क्या हुआ, सेपरेट कर दिया फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव को एग्जीक्यूटिव से। देखिए लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव जो रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे, और एग्जीक्यूटिव जो उसको एग्जीक्यूट करेंगे यानी अप्लाई करेंगे। इस तरह से इन्होंने दो अलग अलग फंक्शन बना दिए गए। और गवर्नर जनरल्स की काउंसिल के लिए ये दो फंक्शन हो गए, है ना। और 6 नए मेंबरों को जोड़ दिया गया गवर्नर जनरल की काउंसिल में, जो उसको असिस्ट करेंगे या उसको डे टू डे बिजनेस में हेल्प करेंगे, जिनको बोला जाता था लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द काउंसिल, यानी कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस, मैकाले कमेटी वाज अपॉइंटेड इन 1854। देखिए ये आपको याद रखनी है, मैकाले कमेटी 1854 में अपॉइंटेड की गई थी, और इस कमेटी का बेसिकली पर्पस था एजुकेशन।
एजुकेशन के लिए मैकाले कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मैकाले कमेटी का पर्पस क्या था। तो ये एजुकेशन का एनालाइज करने के लिए या सर्वे करने के लिए वो सब इन्होंने कमेटी गठित की थी 1853 में। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं 1858। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, 20 साल के बाद आ रहा था एक्ट, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इनको 1858 में ही लाना पड़ा। तो रिवोल्ट ऑफ 1857, ये एक ऐसा रिवोल्ट था, इसने ब्रिटिश साम्राज्य को बिल्कुल हिला डाला कि ऐसा कैसे हो गया, इतनी बड़ी जो रिवोल्ट हुआ कि आखिर क्या फेलियर रहा। तो उन्हें डर सताने लगा कि कहीं हमें वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट के भागना न पड़ जाए। तो इसके लिए क्या हुआ, क्राउन ने, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी चीजें अपने हाथ में डायरेक्ट ले ली। यानी कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे बीच में एक तरह से बिचौलिए का काम कर रहा था, किसके बीच में, ब्रिटेन और इंडिया के बीच में, जो एक तरह से एग्जीक्यूटिव आप बोल सकते हो, क्योंकि सारे रूल वगैरह उन्हीं के थ्रू अप्लाई हो रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अभी उसको कट करके ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट अपने हाथ में ले लिया कि अभी ये हमारा डोमिनियन स्टेट है। एक तरह से ब्रिटिश कॉलोनी थे हम शुरू से ही, लेकिन ऑफिशियली अब हो गए 1858 के बाद। इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, क्योंकि देखिए एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, भले ही वो कितने भी बुरे हुए या मतलब कुछ भी हो, लेकिन एक पार्लियामेंट और एक कंपनी के रूल करने में बहुत फर्क होता है। क्योंकि पार्लियामेंट को बाकी देशों को भी जवाब देना पड़ सकता है ना, बाकी लोगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, बाकी अपनी इमेज के बारे में भी सोचना पड़ेगा, लेकिन कंपनी को ऐसी कोई फिक्र नहीं होती, उन्हें सिर्फ मतलब होता है अपने बिजनेस से, जितना रेवेन्यू उतनी ज़्यादा प्रॉफिट में, बात खत्म। लेकिन पार्लियामेंट से अगर डायरेक्ट पार्लियामेंट रूल करेगी तो कहीं ना कहीं कंडीशन थोड़ी सुधरेगी, इसलिए इसको बोला गया एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, दैट इज 1858। अभी इसमें एक नया वर्ड ऐड हुआ जो कि 1947 तक हमेशा चलता रहा, इवन आफ्टर 1947 भी, कुछ 1-2 साल के लिए जो फर्स्ट बने थे वो वाइसराय ऑफ इंडिया, जो गवर्नर जनरल वाली पोस्ट थी उनको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज मेड द वाइसराय ऑफ इंडिया। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम खत्म। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम से मतलब है दो चल रही थी ना, एक सेंट्रल, कहां से, बंगाल से, और प्रोविजनल। कौन कौन सी, जैसे बॉम्बे, मद्रास, उड़ीसा, इन सब के खत्म करके डायरेक्ट वाइसराय ऑफ इंडिया के अंडर लाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू। कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। और वो वाला बोर्ड भी अबोलिश कर दिया गया जो डुअल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, कौन सा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि डायरेक्ट क्राउन ने अपने हाथों में रूल ले लिया। और एक नई पोस्ट क्रिएट करी गई जिसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज क्रिएटेड। ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू। देखिए जहां पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल रिस्पॉन्सिबल था, है ना, अब उसको अबोलिश करके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया, तो ये भी पार्लियामेंट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल था। 1858 में आपको सिर्फ यही 5 या 6 चीजें याद रखनी है। देखिए आपको क्या करना है, नोट्स तो जरूर बनाने हैं, क्योंकि बिना नोट्स के तो रिवीजन कैसे करोगे, बार बार तो वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है ना, और इतना टाइम भी नहीं होता कि आप बार बार वीडियो देखोगे। नोट्स ऐसे ही बनाने हैं आपको। एक पेज लेना है, ब्लैंक पेज लिया, है ना, उसमें आपने जैसे मान लीजिए लिख लिया 1858 चार्टर एक्ट
है ना। इसमें इंपॉर्टेंट बातें लिख ली बहुत शॉर्ट्स में, है ना। जितने ज़्यादा शॉर्ट्स में लिखोगे उतना ईजी। और ऐसे सजाने के लिए, पूरी भरने के लिए बातें कोई ज़रूरत नहीं, आपको चीज़ें रिकॉल होनी चाहिए, दैट्स इट। उसके अलावा कोई चीज़ मैटर नहीं करती, बस कुछ छूटे ना, इतना ध्यान रखना। और बाकी सभी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएं बहुत कम समय में, बस इतना ही बनाना है। फिर हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1881 की। इसमें क्या हुआ, वायसराय ऑफ इंडिया, जो अभी लास्ट वाले एक्ट में हमने पढ़ा, वायसराय इंडिया की पोस्ट क्रिएट की गई थी। उन्होंने क्या किया, 3 इंडियंस को नॉमिनेटेड किया एज नॉन ऑफिशियल मेंबर। कहाँ, वायसराय की काउंसिल के लिए नॉमिनेट किया, जिसमें कौन थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, दिनकर राव। देखिए इनसे क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि किन किन को नॉमिनेटेड किया गया था एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, है ना। तो ये याद रखने आपको, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और दिनकर राव। बॉम्बे एंड मद्रास को उनकी लेजिस्लेटिव पावर वापस दे दी गई। और एक दो तीन, हाँ 3 नए प्रोविजन काउंसिल स्टेब्लिश की गई, जिसमें बंगाल के लिए, पंजाब के लिए, और ये सॉरी एम नहीं है, एन है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इधर ये अफगानिस्तान वाला इश्यू था, अफगानिस्तान, पंजाब, ये वाला, ये ना जब मॉडर्न हिस्ट्री वाला चैप्टर आएगा उसमें अच्छे से समझ में आएगा आपको। अभी आप नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट प्रोविजन याद कर लीजिए, NWFP, ठीक है। अभी इसमें क्या हुआ, वायसराय को पावर दे दी गई कि आप एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, जिसकी टाइम पीरियड क्या होगा, 6 मंथ। देखिए इसको अभी आज की कंडीशन से रिलेट करके देखिए कि हमारा जो प्रेसिडेंट इमरजेंसी के टाइम पे एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, उसकी टाइम पीरियड क्या होता है, वो आपको सर्च करना है और कमेंट में लिखना है, तभी आपको चीज़ें रिलेट होंगी कि क्यों हमने ऐसा बोला था अभी क्लास स्टार्ट करते टाइम कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रूट्स कहीं ना कहीं हमें ब्रिटिश टाइम के दौरान ही जुड़ी हुई है, या हमें उस टाइम पे देखने को मिलती है, ठीक है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में मोरले-मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं इनको। इसमें क्या हुआ, एक ही मेन चीज जो इन्होंने की थी वो थी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या मोरले-मिंटो रिफॉर्म के थ्रू ना, मोरले-मिंटो रिफॉर्म के थ्रू इसमें दे दिया गया। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये 10 साल के बाद एक्ट आया दूसरा, इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसमें मोरले जो थे हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मिंटो जो थे हमारे वायसराय ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया। ये आप समझ तो रहे होंगे ना अच्छे से कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट, वो थे मोरले, और वायसराय ऑफ इंडिया इज द मिंटो, ठीक है। सेम एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसमें मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेम्सफोर्ड वायसराय ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ, द एक्ट प्रोवाइड अ ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या किया गया, डायरकी, जिसको डायरकी बोलते हैं, गवर्नमेंट को ड्यूअल फॉर्म में करने के लिए, मतलब एक एक्ट लाया गया जिसमें ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करी गई 6 प्रोविजन को आउट ऑफ 11, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट। सेंट्रल लेवल पर और प्रोविजनल, सेंट्रल एंड प्रोविजनल। जो लास्ट में वायसराय वाली पोस्ट जब आई थी 1858 में, ये अबोलिश कर दी गई थी ना, लेकिन वायसराय को समझ में आ गया कि इतना बड़ा देश है, मैं अकेला नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि उस टाइम पे इतने ज़्यादा संचार के साधन भी नहीं थे,
है ना कहीं डेली कुछ ना कुछ होता ही रहता था। तो इसमें क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविजनल सब्जेक्ट में सब्जेक्टों को सेपरेट कर दिया गया कि ये सेंट्रल के लिए है और ये प्रोविजनल सब्जेक्ट है, जिसमें कुछ ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट थे, यानी कि जो कंडीशन के हिसाब से सेंट्रल को भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं और प्रोविजन को भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन। लेकिन कुछ रिजर्व सब्जेक्ट थे जो टोटली सेंट्रल के लिए रिजर्व थे, जिसमें डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। देखिए अभी अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो यूनियन टेरिटरीज और जम्मू एंड कश्मीर अभी तो खत्म हो गया, लेकिन उसके पास जो पहले उसको स्पेशल स्टेटस था, उसके अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन देखती थी, यानी कि रिजर्व सब्जेक्ट। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं हमने जो पुराने एक्ट थे चले आ रहे थे उनसे भी कुछ चीज़ें ली है। इसमें कुछ अलग कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, जैसे सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन। 1919 में 99 में सिर्फ 99 में सिर्फ मुस्लिम्स को दिया गया था, है ना। और मोरले को बोला जाता है फादर ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक, अभी बात करते हैं नेक्स्ट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आज के टाइम में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमने डायरेक्टली 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली। डिवाइड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविजन, इसमें डायरकी तो पिछले वाले एक्ट में आ गई थी, इसमें क्या हुआ, उनको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए बिल्कुल डिवाइड कर दिया गया कि ये चीज़ें सेंटर की हैं और ये प्रोविंस की हैं। जैसे फेडरल लिस्ट, प्रोविजनल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए अभी क्लियर हुआ, ये चीज़ें आज भी अवेलेबल है ना, फेडरल लिस्ट, प्रोविजनल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। ये फेडरल के लिए यानी कि सेंट्रल लेवल पर, प्रोविजनल लिस्ट यानी कि स्टेट लेवल पर, और कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी जिन पर दोनों बना सकते हैं। डायरकी इसमें अबोलिश कर दी गई प्रोविंस के लिए, है ना। जो एक तरह से आपकी स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होती थी, आप बोल सकते हैं, उसको अबोलिश कर दिया गया। उसकी बजाय ये 3 लिस्ट बना दी गई, है ना। इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविजन। देखिए बाई कैमरलिज्म मीन्स क्या होता है, बाई कैमरलिज्म क्या होता है, स्टेट में ही 2 लेवल पर बना दी गई। जैसे असम, इनको अलग दे दिया गया, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास एंड यूपी। उस टाइम पे यूपी नहीं था, यूनाइटेड प्रोविंस था, ठीक है। इनको क्या गया, बाय कैमरलिज्म इनमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया 6 स्टेट्स में, है ना। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, AM, ट्रिपल बी, यूपी, या जो भी आपको न्यूमोनिक बनाना बने आपसे, आप बना के इजिली याद कर लेना, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन 6 स्टेट में या किन प्रोविजन में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय कैमरलिज्म। बाय कैमरलिज्म मीन्स होता है डुअल गवर्नमेंट, वही वाला सिस्टम, है ना। इट प्रोवाइड द एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट सेंटर। सेंटर पर फिर से डायरकी ला दी गई जो अबोलिश की गई थी, है ना। इसमें क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ों का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट, फेडरल पब्लिक कमीशन एंड प्रोविजनल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। और सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया है डिप्रेस क्लास के लिए, इसमें कौन थे, शेड्यूल कास्ट एंड वुमेन एंड लेबर, यानी कि जो समाज का बिल्कुल निचला तबका था उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। आपको रिवाइज करना पड़ेगा बार बार चीज़ों को, आप 2 बार, पहली बार आप आराम से वीडियो को बैठ के देखिए, सेकंड टाइम में नोट्स बना लीजिए और फिर उसको रिवाइज करते रहिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी, है ना। कोई टेंशन नहीं लेनी। अभी अगर हम बात करते हैं द फाइनल
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के बारे में बात करते हैं। देखिए 1947 में ब्रिटिश रूल का एंड हो गया, जिसमें उस टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने ये घोषणा की कि ब्रिटिश इंडिया से चले जाएंगे 30 जून 1948 से पहले पहले। ठीक, उस टाइम पे इश्यू बहुत चल रहा था, मुस्लिम लीग अलग डिमांड कर रही थी, अलग नेशन की, मुस्लिम लीग को अलग नेशन चाहिए था, है ना, और कांग्रेस ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो वो सब इश्यू चल रहे थे, उसको करने के लिए कमीशन आए, है ना, जैसे अगस्त ऑफर एक्सेप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 1940 में। 1942 में ब्रिटिश ने एक्सेप्ट किया डिमांड ऑफ हैविंग ओनली पाकिस्तान इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सॉरी नॉट पाकिस्तान, इंडियंस की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ इंडियंस होंगे 1942 में। तो अभी अगर हम इस एक्ट की इंपोर्टेंट कुछ फीचर्स की बात करें तो एंडेड ब्रिटिश रूल एंड डिक्लेयर इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन। देखिए इंडिपेंडेंट मीन्स इंडिपेंडेंट, सोवरेन मीन्स जो अपने फैसले खुद ले सकता है, किसी का गुलाम नहीं है या किसी और नेशन का कॉलोनी नहीं है, कॉलोनियल रूल वहाँ पे अप्लाई नहीं है, खुद में हर तरीके से स्वतंत्र है। फ्रॉम 15 अगस्त 1947 को दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन का क्रिएशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान। उनको ये राइट दिया गया कि आप चाहे तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में जुड़ सकते हैं। एबोलिशन क्या हुआ, ऑफिस ऑफ वाइसरॉय, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी, एंड ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ना, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट को कुछ अब रिपोर्ट देने की कोई जरूरत रही नहीं, तो दोनों ऑफिस अबोलिश कर दिए गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को टू डोमिनियन के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस को अडॉप्ट करने का पूरा राइट दिया गया कि आप अपने अपने नेशंस के लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लीजिए या अपना बना लीजिए जैसे भी था। ब्रिटिश पैरामाउंट्री को खत्म कर दिया, इंडियन प्रिंसली स्टेट से भी न, कि जो ब्रिटिश पैरामाउंट 1858 में ला दिया गया था ना कि ब्रिटिश सबसे ऊपर है, ब्रिटिश पैरामाउंट के अंदर ही सब आप आओगे, वो खत्म हुआ सब। इंडिया को फ्रीडम कर दिया गया और प्रिंसली स्टेट को दो कंडीशन दी गई कि या तो आप इंडिया ज्वाइन करो या पाकिस्तान ज्वाइन करो या रिमेन इंडिपेंडेंट रहो, है ना। ये इस वाली कंडीशन को लेकर भी बहुत सारा इश्यू हुआ, जिसको बाद में सोल्व करना पड़ा। 2-3 स्टेट ऐसी थी जिनको एक तरह से जबरदस्ती उनके साथ थोड़ी करनी पड़ी, तब जाके वो कंट्रोल में आए। इसमें क्या हुआ, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविजनल गवर्नर एज कॉन्स्टिट्यूशनल। तो क्या हुआ, गवर्नर जनरल और जो हमारे प्रोविंस के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड थे उनको हेड बना दिया गया, रेस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ऑल मैटर्स। देखिए सभी मैटर्स पे जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन होगा वो मान्य होगा, क्योंकि उसका हेड बना दिया गया गवर्नर जनरल एट सेंट्रल लेवल, और प्रोविजनल पे कॉन्स्टिट्यूएंट हेड जो होते थे वो सब आज के टाइम में आप मान सकते हैं जैसे गवर्नर टाइप। ठीक, तो ये हुए हमारे सभी इंपोर्टेंट एक्ट। इनको आपको 2-3 बार पढ़ लेना है, ये आपको इजीली रिमेंबर रह जाएंगे, और नोट्स तो ऑब्वियसली बनाने ही है। तो अभी हम बात करते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो उसके बारे में, उनकी बात करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई नवंबर 1946 में अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान जो 1942 में आया था, 1942 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था भारत में, उसके अंडर ये फॉर्म की गई। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ वाज 389 किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसमें 296 वाज इलेक्टेड एंड 93 वर अलॉटेड टू द प्रिंसली स्टेट, जो प्रिंसली स्टेट थी। फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर
1946 में। देखिए इसमें क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज मूव इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द असेंबली, यानी कि 13 दिसंबर 1946 में। किसके द्वारा? नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की या हमारे नेशन की जो थीम होगी, है ना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को आप ऐसा मान सकते हैं कि बेसिकली एक थीम होगी कि हम इस पे वर्क करेंगे, कि हम सोशल होंगे, डेमोक्रेटिक होंगे, सेक्युलर होंगे, वो सब चीज़ें एक तरह से, इस तरह से एक थीम बना दी गई कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो इन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमेगा, और उसको अडोप्ट कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को, है ना। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में इन्होंने क्या बोला कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक होगा। ये याद रखना है आपको, बहुत बार पूछ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कौन कौन से वर्ड यूज किए गए थे। तो इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन एंड रिपब्लिक एंड टू ड्रॉ अप फॉर हर फ्यूचर गवर्नेंस ए कॉन्स्टिट्यूशन, की जो भी फ्यूचर गवर्नेंस होगी उसके अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बनाई जाएगी। अभी बात करते हैं कुछ कमेटी बनाई गई जो, देखिए जब क्या हुआ 1947 में ब्रिटिश तो चले गए, एक तरह से होता है ना, जैसे जब हम शिफ्ट करते हैं तो सब फैला रहता है ना, तो हमें हर चीज़ को अरेंज करना पड़ता है। तो उसी चीज़ को आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी गई और उसके हेड बना दिए गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बना दिया गया। उसमें बाकी मेंबर ऐड किए गए जो हेल्प करें। कमेटी का बेसिकली एक चेयरमैन बनाना ही पड़ेगा ना, बाकी सभी लोग काम करते हैं। सेम ऐसे बहुत सारी कमेटी बनानी पड़ी, कुछ छोटी बड़ी, जिसको आपको याद ही करना पड़ेगा ना, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। यानी आपकी हेल्प के लिए क्या हुआ है, जो सेम पर्सन वाले कमेटी हैं उनको एक साथ ले दिया है ना, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी, ये तीनों जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है ना, एड हॉक कमेटी, ये भी आया हुआ है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। इसी तरह आप इनको है ना याद कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको लिख के जो आपके स्टडी टेबल है आप उसके सामने लगा सकते हो, या जैसे भी आपको, बस बार बार पढ़ लेना तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी, है ना। रिवीजन इज द मस्ट, है ना, रिवीजन के बिना कुछ ही नहीं है। आप चाहे 100 बार पढ़ लो, दैट मीन्स आप वीडियो देख लो 100 लोगों की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप खुद से रिवीजन नहीं करोगे और खुद से उसको राइट डाउन नहीं करोगे। ठीक है, ये एक एडवाइजरी कमेटी थी जिसकी 4 सब कमेटी थी, इसको भी देख लेना। अभी हम बात करते हैं सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने बना लिया, बनाया कैसे, हमने कुछ चीज़ें पूरी दुनिया में घूमे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर, उन्होंने क्या किया, जिस देश की जो चीज़ सबसे बेस्ट लगी उन्होंने उसको पिक कर लिया और अपनी बकेट में डाल लिया। जैसे शॉपिंग करते हैं ना शॉपिंग मॉल में, इस तरह से वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर एक तरह से शॉपिंग पे निकले थे, कॉन्स्टिट्यूशन को शॉप करने के लिए, है ना। एक बकेट ली और जिस कॉर्नर से जो सबसे बेस्ट चीज लगी उन्होंने उठा के उसमें पिक कर लिया। इंडिया, और उसको थोड़ा मॉडरेट कर लिया अपने हिसाब से, है ना, क्योंकि हर किसी का तरीका अलग होता है, किसी चीज को अप्लाई करने का, किसी चीज को मानने का, तो उसमें इतनी गुंजाइश रखी कि चीज़ों को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाए। तो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी आपको एक तरह से बोलो तो रटने ही पड़ेंगे ना, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। आपके पास कोई ट्रिक या निमोनिक वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर देना ताकि बाकी और लोगों की हेल्प हो जाए। अभी हम बात करते हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट, और आप अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप पजल्ड हो जाओ। ठीक, देखिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद प्रियम्बल। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पहले थे जो एक प्रियम्बल के साथ थे। N.A. पलखाविला, सॉरी इनका नाम मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ,
पलखविला कॉल्ड द प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आ चुका है, सीडीएस में भी ना, सीएपीएफ में भी, आई थिंक एनडीए में भी आया हुआ है ना, कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है, तो एन.ए. पालखीवाला जी ने बोला है। ठीक है, इट हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस, ये आपको याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है, यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। क्यों? उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए प्रियम्बल में। वो 3 शब्द कौन से हैं? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये याद रखने हैं आपको। बहुत बार पूछता है कि कौन से 3 वर्ड जोड़े गए हैं, आपको ऐसे 4 वर्ड दे देंगे 4 ऑप्शन में मिक्स करके। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप पजल्ड होकर रह जाएंगे, है ना। प्रियम्बल वाज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। याद आया कुछ? अभी लास्ट स्लाइड में ही हमने बात की कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा फर्स्ट मीटिंग में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो इन 3 ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर बेस्ड होगा। कौन कौन से थे? ये इंडिपेंडेंट होगा, सोवरेन होगा और रिपब्लिक होगा। तो इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए ही कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया। ये बात यहाँ पे लिखी है प्रियम्बल में। प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड, है ना। आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है कि इस चीज के, किसी बुक का आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, शुरू वाला पेज, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। इस तरह से प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड बोला गया है। द इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, नॉट अ कम्युनिस्ट सोशलिज्म। देखिए, इसको भी नेक्स्ट स्लाइड में बहुत अच्छे से समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड कम्युनिस्ट सोशलिज्म। एंड हेल्ड फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है कि हम यकीन करते हैं कि नेशनल इकोनॉमी है उसके साथ साथ कोई बिजनेस कंपनी या कोई प्राइवेट कंपनी भी साथ के साथ ग्रो करेगी। हम दोनों में सेम फेथ रखते हैं कि वो नेशन वाली भी और प्राइवेट वाली भी दोनों साइमल्टेनियसली ग्रो करेंगी। एंड लीनिंग हेविली टुवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म। गांधी जी का जो सोशलिज्म था, हम उसकी तरफ बहुत ज़्यादा प्रभावित है। हमारा प्रियम्बल और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उससे बहुत प्रभावित है। अकॉर्डिंग टू के.एम. मुंशी, द प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ ओवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। अब की बार हो सकता है ये वर्ड आपसे पूछ लें, क्योंकि ये बहुत बार पूछ लिया ना, तो सबने याद कर लिया होगा। अब उन्हें भी पता है कि हम लोग तैयारी कैसे करते हैं, तो उन्हें अपना थोड़ा पैटर्न हर बार कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा ना, ताकि आप लोग और अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, अभी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डज इट इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट प्रियम्बल, कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। देखिए, इसके लिए आपको ना 2 केस याद रखने हैं। द फर्स्ट इज बेरुबारी केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, लेकिन 1973 केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला दिया हुआ फैसला पलट दिया और बोला कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आपका एक होमवर्क है यहाँ से छोटा सा, आपको कमेंट सेक्शन में ये लिखना है कि किस आर्टिकल के अंडर सुप्रीम कोर्ट अपना दिया हुआ वर्डिक्ट चेंज कर सकता है या बदल सकता है ना। ये आपको सर्च करके, गूगल करके, कैसे भी कमेंट सेक्शन में लिखना ही लिखना है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कीवर्ड्स इन द प्रियम्बल। देखिए, प्रियम्बल में कुछ हमारे कीवर्ड्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। आई थिंक 9 to 10 है, 2 to 4 to, हाँ 10 वर्ड है, ये आपको याद होने चाहिए और इनका मतलब पता होना चाहिए। अगर आपने इनका मतलब समझ लिया ना, तो आप हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, है ना। देखिए, सोवरेन, दैट मीन्स, सबसे पहले बात करते हैं सोवरेन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। सोवरेन से क्या मतलब है? ना किसी के डिपेंड, है ना, नॉट डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट और नॉट अ डोमिनियन।
कि ना तो हम किसी के अधीन हैं और ना ही किसी की एक तरह से कॉलोनी है या किसी के डोमिनियन है। देन हम बात करते हैं सोशलिस्ट की। सोशलिस्ट में मीन्स समाजवाद, अगर हम हिंदी में बात करें समाजवाद। देखिए ये बेसिकली क्या होता है, दो तरह का होता है, कम्युनिस्ट सोशलिज्म एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, देखिए जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है इसमें ऑल पीपल वोट, इसमें सभी लोग वोट करेंगे कि देश के जो रिसोर्स हैं, देश के जो जितने भी मतलब पावर सोर्स, रिसोर्स, एनर्जी सोर्स जितने भी हैं उनको हम कैसे यूज करेंगे या किसको देंगे, कौन उनको यूटिलाइज करेगा। लेकिन कम्युनिस्ट सोशलिज्म में इन सबसे ऊपर सिर्फ नेशन होता है कि देश अपने हिसाब से अपनी नेशनैलिटी को सबसे ऊपर रखते हुए काम करेगा, है ना। बाकी सब चीजें उसके लिए सबसे थोड़ी पीछे हैं, सबसे ऊपर नेशनलिज्म, बाकी सब चीजें उसके बाद। लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या है, लोगों की विचार और उनकी इच्छा मायने रखती है, लेकिन इसमें इतनी मायने नहीं रखती, क्योंकि जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए मिलिट्री वाला केस मान लें अगर, तो बहुत सारी जगह पे जैसे आपके फंडामेंटल राइट लिमिटेड हो जाते हैं ना, कि इससे आगे आपके फंडामेंटल राइट एप्लीकेबल नहीं है, आपके अपने फंडामेंटल राइट अप्लाई करने हैं तो इससे पीछे पीछे अप्लाई होंगे। सेम चीज आप यहां से समझ सकते हो कम्युनिस्ट सोशलिज्म से, कि नेशनल के ऊपर नेशन के ऊपर, नेशनैलिटी के ऊपर आपके कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी, वहां पे सिर्फ गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी नेशन के हितों को ध्यान में रखते हुए, ठीक। लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में ऐसा नहीं है, यहाँ पे लोगों की राय मायने रखती है ना। द नेक्स्ट इज सेक्युलर। अगर हम सेक्युलर की बात करें, देखिए सेक्युलर में क्या होगा, हमारा इंडिया सेक्युलर है, ऑल रिलीजियस हैव सेम स्टेटस, ऑल रिलीजियस हैव सेम स्टेटस। आप किसी भी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी भगवान की पूजा करने वाले हों, आप सबका सेम स्टेटस होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर धर्म को मानने वाले हो तो आपको थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, या आप किसी दूसरे धर्म को मानने वाले हो तो आपको थोड़ी कम प्रायोरिटी दी जाएगी, ऐसा नहीं है। अभी बात करते हैं डेमोक्रेटिक की। देखिए डेमोक्रेटिक ये हालांकि इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा समझने वाली बात है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है ना। देखिए डेमोक्रेसी जो होती है ना, टू टाइप की होती है, टू टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। द फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड द सेकंड इज इनडायरेक्ट। अच्छा, अभी आप सभी लोग वीडियो को यहीं पोज करके कमेंट कीजिए कि इंडिया की डेमोक्रेसी कौन सी है, हम डायरेक्ट हैं कि हम डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। पोज करके आप कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं बताने वाला हूं ना। देखिए डायरेक्ट में क्या होता है, जो नेशंस के लोग हैं वो डायरेक्ट वोट करेंगे हर मैटर में, मैक्सिमम मैटर में वो डायरेक्ट वोट करेंगे कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये चीज ऐसे होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड इज द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन इंडिया यूके एंड यूएसए ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, इंडिया के लोगों ने क्या किया, वोट की कि भाई ये 2 3 4 मतलब जितने भी लोग हैं, कुछ लोगों को हमने चूज कर लिया है कि हमारे बिहाफ पे ये डिसीजन लेंगे और ये ही रूल बनाएंगे और ये ही एग्जीक्यूशन या जो भी कुछ है सब पे ये वर्क करेंगे। हमारा काम सिर्फ इन्हें चूज करने का है, बाकी ये जाने। जैसे हमने क्या किया,
हमने एमपी सिलेक्ट किए, एमएलए सिलेक्ट किए, उन्होंने ऊपर क्या सिलेक्ट किया, पीएम सिलेक्ट किए, कैबिनेट मिनिस्टर उनकी बनी, उनकी मिनिस्ट्री बनी, इस तरह से डिपार्टमेंट बने, और वो सभी लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पूरा रूल कर रहे हैं, हर चीज को चला रहे हैं अच्छे से। तो ये हुई इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में वो डायरेक्ट इन्वॉल्व रहते हैं हर मैटर में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी डेमोक्रेसी, क्योंकि आई थिंक इस बार इससे क्वेश्चन पूछ सकता है डेमोक्रेसी के से कि कितनी तरह की डेमोक्रेसी होती है और इंडिया में कौन सी है। कुछ देशों के एग्जाम्पल भी दे सकता है ना, आप एक दो नेशन और गूगल से कर लेना, ताकि और ज़्यादा हम सिक्योर सेफ जोन में हो जाएं। अभी हम बात करते हैं रिपब्लिक की। रिपब्लिक डेमोक्रेटिक है ना। देखिए रिपब्लिक को अगर हम सीधे सीधे शब्दों में समझें तो ये हायरार्की नहीं है कि विरासत में नहीं मिलेगी आपको। जैसे कहाँ पे मिलती है, यूके, ब्रिटेन, है ना, वहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ कोई पहले फर्स्ट होंगी, फिर उनके बाद सेकंड आई, फिर थर्ड आई, फिर फोर्थ आई। तो ये क्या चल रही है, एक हायरार्की चल रही है कि राजा का बेटा राजा, है ना, उसका बेटा फिर राजा, उसका बेटा फिर राजा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, हम है रिपब्लिक। दैट मीन्स वी हैव अ इलेक्टेड हेड। हमने अपना नेता खुद चुना है, हिंदुस्तान की जनता ने या उस देश की लोगों ने अपना नेता खुद चुना है, जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही रहेगा। उसके जाने के बाद मैदान फिर से खाली, है ना, फिर से लोग आएंगे, उसमें फाइट करेंगे। फाइट दैट मीन्स इलेक्शन वगैरह या जो भी कुछ है, और जो सबसे ज़्यादा जनता जिसे चाहेगी वो बनेगा, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बनेगा, उसके बाद फिर से मैदान खाली होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, यहाँ राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जो रिपब्लिक नहीं है, लेकिन हम रिपब्लिक हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज जस्टिस। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है कि आपको जस्टिस मिलेगा। किस केस में, तीन, कि आपको सोशल जस्टिस मिलेगा, इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा। थोड़ा ना आप राइटिंग का देख लेना, आदत नहीं है ना ऐसे पेन से लिखने की। और पॉलिटिकल, इन्हें अगर हम थोड़ा और समझने की कोशिश करें, देखिए सोशल दैट मीन्स आपको आपकी कास्ट, रिलीजियंस या किसी भी चीज के ऊपर आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज से बाहर नहीं कर सकते या वंचित नहीं कर सकते, यानी कि आपको सोशल जस्टिस मिलेगा। जैसे बाकी लोग हैं सेम एज आपको भी ट्रीट किया जाएगा। सेम इकोनॉमिक, है ना, इकोनॉमिक में ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट ऐसे नहीं कर सकती, इवन कोई भी नहीं कर सकता कि आप एक खास रिलीजियस से हैं तो आपको मिल देना पड़ेगा 20% टैक्स। वहीं आप किसी दूसरे रिलीजियस से हैं तो चलो कोई बात नहीं, आप 15% टैक्स दे दो। वहीं आप किसी तीसरे से हैं तो चलो कोई नहीं, आप 5% दे दो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। सबको इक्वल राइट है, जस्टिस दिए गए हैं सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। पॉलिटिकल दैट मीन्स आपकी वोट की वैल्यू किसी, मतलब किसी एक कास्ट की वैल्यू या रिलीजियस की वैल्यू और किसी दूसरे की भी वैल्यू, दोनों की सेम होगी, है ना। पॉलिटिकल में आप दोनों की वैल्यू, वोट की वैल्यू सेम होगी, और अगर आप इलेक्ट हुए हैं, जैसे एक एमपी ये है और एक एमपी ये है, ये किसी दूसरे रिलीजियस से हैं या किसी दूसरे से हैं या कास्ट या कुछ भी समझ लीजिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप एक पॉलिटिकल पोस्ट सबके लिए इक्वल होगी। ठीक, अभी हम बात करते हैं इक्वेलिटी की। इक्वेलिटी में ये सभी चीजें आ जाती हैं, इसमें पर्टिकुलर क्लासीफाई किया गया है कि आपको सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल मिलेगी। लेकिन इक्वेलिटी में क्या गया है, सब कुछ क्लियर है कि आप हर तरीके से सबको इक्वल ट्रीट करेंगे। डजेंट मैटर आपकी कास्ट क्या है, जेंडर क्या है ना, आपका बर्थ पैलेस क्या है, बशर्ते आप इंडिया के ही हो ना, आउटसाइडर पे तो नहीं होगा ऐसे कुछ अप्लाई। इंडिया में आप किसी एक खास हिस्से में पैदा हुए हैं और कि वहाँ पे तो ऐसा नहीं चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, सबको इक्वली मानना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज फ्रेटर्निटी, यानी कि ब्रदरहुड, भाईचारा। सब में भाईचारे की भावना होनी चाहिए।
ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड, सब में एक भाईचारे का भाव हो, है ना। तो ये सभी क्या थे, कीवर्ड्स थे प्रियम्बल में जो यूज किए गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनके मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी आप अपनी लैंग्वेज में थोड़े सुन के नोट्स बना लेना, जैसे भी आप बनाओ। अभी हम बात करते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया, बना बहुत लंबा, उसके जो फीचर्स है ना, कुछ हर किसी चीज़ के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे आपके स्मार्टफोन के कुछ फीचर्स हैं, अब लैपटॉप से या मोबाइल से जैसे भी पढ़ रहे हो उसके कुछ फीचर्स हैं, अपने कोई पर्टिकुलर बुक ली उसके भी फीचर्स हैं ना, कि इसमें सब पॉलिटी के बारे में बताया गया है, इसमें ज्योग्राफी के बारे में बताया गया है, हर चीज़ के फीचर्स हैं। सेम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी फीचर्स हैं, जिसमें सबसे पहला तो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित सबसे लंबा हमारा संविधान है, ड्रा फ्रॉम वेरियस सोर्स, जैसे बताया था शॉपिंग वाला एग्जाम्पल। इट इज नीदर रिग्ड नॉर फ्लेक्सिबल बट ए सिंथेसिस ऑफ बोथ। देखिए जैसे मैंने बताया था ना, कोई एक पर्टिकुलर रूल हमने, कोई कंट्री है ए, वहां से ले लिया, लेकिन सेम रूल जब हमने एज इट इज उठाया और अपनी कंट्री में अप्लाई किया तो पता लगा कि यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है और जो हमारी इकोनॉमिकली या कैसे भी मान लीजिए हमारी कंडीशन वहां से बिल्कुल डिफरेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इतनी गुंजाइश रखी है कि हम इस पर्टिकुलर रूल को या लॉ को थोड़ा अमेंड कर सकें, थोड़ा सा मोड़ सके अपने हिसाब से, कि जो चीज़ हमारे लिए बेहतर है हमें उस तरीके से अप्लाई करनी है, एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं किया हमने। बहुत से लोग बोल देते ना कि ऐसे वेरियस सोर्स से उठा के आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट नहीं है, उसमें बहुत सारे अमेंड करने, अमेंड का मतलब होता है मोड़ के कुछ थोड़ा वो कर देना, फ्लेक्सिबल बना देना, है ना, कि ये बहुत ज़्यादा इतना, लेकिन ये इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है कि कोई पर्टिकुलर इंसान है, मान लीजिए एक्स है, इसने कोई हरकत की और इसने रूल बी को ब्रेक कर दिया, लेकिन ये इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठाकर ये पेनल्टी से बच जाए, लेकिन इतना भी रिगिड नहीं है कि बिल्कुल ही कंडीशन अप्लाई ना हो, है ना। तो एक बीच का रास्ता जो होता है ना, उसकी गुंजाइश बना के रखी गई है कि ना तो इनके साथ अन्याय हो ना इनके साथ अन्याय हो, जो सही रास्ता है, बीच का जो रास्ता निकाला जा सकता है, उस पर सभी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस, ठीक है, यूनियन पे फेडरल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फ्रॉम गवर्नमेंट, सिंथेसाइज ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। देखिए जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट हमारा सुप्रीम है ना, लेकिन पार्लियामेंट हमारी आज़ाद है, सोवरेन, वो कोई भी लॉ बना सकती है बशर्ते जब तक वो हमारे फंडामेंटल या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रिच ना करे। वो कोई भी रूल एक्ट लाने के लिए एकदम आज़ाद है, लेकिन हमारी जुडिशरी भी बैठी है ना, उस पर सुपरविजन करने के लिए, निगाह रखने के लिए कि कोई चीज़ इन्होंने ऐसी तो नहीं कर दी जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ब्रीच हो गया या हमारे फंडामेंटल राइट ब्रीच हो गए। सिंथेसाइज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अभी हमने बात की, सुप्रीम है जुडिशरी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी हमने देखी, जहाँ पे हमने फंडामेंटल राइट दिए हैं वहीं पे फंडामेंटल ड्यूटी भी दी है, कि भाई आप ऐसे ना सिर्फ प्लस प्लस पॉइंट मत लो, बेनिफिट मत उठाओ हर चीज़ का, थोड़ी ड्यूटी भी समझो, जिम्मेदारी भी समझो, है ना। ये देश हमारा सबका है ना, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी वाला शब्द याद आया, भाईचारा, ब्रदरहुड सॉरी, उसका भी ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बेनिफिट मिलेंगे, थोड़ी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। सेम चीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट को भी गाइड किया गया है कि आपको किस तरीके से या किस वे में रूल एंड रेगुलेशन रखना है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। अ सेक्युलर स्टेट, किसी खास धर्म को पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजीज, यानी कि वोटिंग वाला सिस्टम, आपका हर किसी एडल्ट को वोट करने का अधिकार है। सिंगल सिटीजनशिप, इफ यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया दैट मीन्स यू आर ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया, आप किसी और कंट्री की या कहीं और की सिटीजनशिप नहीं ले सकते। और मान लीजिए आप दिल्ली से हैं
तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आई एम द सिटीजन ऑफ दिल्ली। आप इंडिया से ही हैं, किसी भी स्टेट से हो आप इंडिया में ही हैं, सिंगल सिटीजनशिप। इंडिपेंडेंट बॉडीज बहुत सारी हैं, जैसे हमारी यूपीएससी है ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं जिनके रिलेटेड, वो सब इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जिनमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो अपना काम बिल्कुल स्मूथ तरीके से करती हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस, लेकिन राष्ट्रपति के लिए इमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं, प्रेसिडेंट के लिए जैसे किसी स्टेट में कोई इश्यू हो गया तो वहाँ पे प्रेसिडेंट इंटरफेयर करेगा और इमरजेंसी लगा सकते हैं, है ना। वो फाइनेंशियली हो सकती है, इंटरनल हो सकता है, आर्म्ड रिबिलियन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो पढ़ेंगे हम अच्छे से। और 3 टायर गवर्नमेंट, 3 टायर गवर्नमेंट कौन सी है, ये आपके लिए होमवर्क है ना। ये बाकी सभी मैंने बता दिए, एक तो आप बता दो कि 3 टायर गवर्नमेंट पे कौन कौन से 3 फेज हैं, ऐसे बताना, फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है, ठीक है। आज आपके 2 होमवर्क हो गए, एक तो सुप्रीम कोर्ट वाला और ये 3 टायर गवर्नमेंट वाला। आपको आई होप आप दोनों करेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, और बाकी आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।